आज के शो में निगरान हुकूमत ने बिजली बिलों के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। डॉलर के बाद पेट्रोल भी ट्रिपल सेंचुरी कर गया। पेट्रोल बम, बिजली बम, डॉलर बम और कितने बम गिरेंगे? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। अवामी राय तासुरात क्या हैं पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद? शुरुआत इसी से करते हैं, अवाम क्या कहती है आपको ज़रा सुनाते हैं। उसके बाद इस प्रोग्राम में माशी, सियासी, सिफारती हर पहलू से इस बहरान को समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स हियर दिस फर्स्ट के अवाम क्या कहती है पहले। लेट्स हियर दिस। ये सारा किधर से गुजारा करे सर जी? गरीब आदमी का तो गुजारा नहीं है। तो चले गए, अब गरीब बच्चे हम तो नहीं मुल्क छोड़ सकते। तो साइकिल पर दफ्तर आऊंगा, बच्चे सुजुकी पर चले जाएंगे और बीवी से माफी मांग ली है कि तुझे बाजार नहीं लेकर जाना। खुदकशी करनी है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, बड़ा बुरा हाल है। इंसानियत नाम की चीज़ कोई नहीं, इन्होंने ऊपर जाके कैसे हिसाब देना। मैं ये समझता हूँ कि हमारी सैलरीज भी इतनी नहीं है, फिर चाहिए कि हमें सैलरी भी ज़्यादा कर ले। गुजारा ही नहीं हो रहा। यकीन माने 500 का डलवाता था वो भी नहीं पूरा हो रहा था। अब 600 का डलवाया पेट्रोल, वो भी पूरा नहीं होता। कंपनी पैसे नहीं देती, कंपनी लड़ती है, वो कहती है कि भी इसी पेट्रोल में पूरा करो। 800-700 जो पर डे ले रहा है तो वो क्या करेगा? वो पेट्रोल डलवाएगा, वो क्या करेगा? चलो एक तरह से तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रही है, साथ तनख्वाह में भी तो इजाफा करना है, तनख्वाहें तो वहीं रुकी हुई हैं। मेरे पड़ोस में गरीब लोग बैठे हैं बेचारे, हारी नारी मां से एक टाइम का खाने का तो 2 टाइम का नहीं, रो रहे हैं वो लोग। क्या करेगा बंदा? हर बंदा इसी चक्करों में बहुत परेशान है। ऐसी सूरत हाल में आगे का रास्ता क्या हो सकता है एक आम आदमी के लिए? माशी तौर पे जिन मसाइल में हम घिरे हुए हैं, इनका हल क्या हो सकता है? काबीना की कमेटी बराए इकनॉमिक रिवाइवल, उसका भी एक इजलास हुआ। इस इजलास के बारे में इत्तलात ये हैं कि इस इजलास में अफगानिस्तान के हवाले से, यानी अफगानिस्तान जो पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को यूटिलाइज करते हैं अपनी ट्रेडिंग या ट्रांजैक्शन नीड्स के लिए, इसको रोकने, इस पर पाबंदी के हवाले से इस प्रपोजल को डिसरिगार्ड कर दिया गया। ये प्रपोजल कहा गया कि मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से आया, लेकिन इस प्रपोजल को जब कमेटी के सामने रखा गया, जिसमें मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और दीगर हायर ऑफिशियल्स थे, तो इस प्रपोजल को डिसरिगार्ड कर दिया गया। ये कितना डेट्रीमेंटल हो सकता है? क्योंकि बार बार हम जितने भी एक्सचेंज मार्केट पार्टिसिपेंट से बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी रुपये पे जो प्रेशर है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह वो अफगानिस्तान की बाइंग है जो पाकिस्तानी में डॉलर की हो रही है। और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 3 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए इस वक्त अफगानिस्तान के शहरी होल्ड करते हैं और फिर यहां से डॉलर भी खरीदते हैं, जो कि अपनी ट्रांजैक्शन नीड्स या अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ऐसा प्रपोजल को डिसरिगार्ड करना ये कितनी अहमियत का हामिल है? साथ साथ निगरान हुकूमत अब वाज़े तौर पर ये कह चुकी है, अब शायद कोई ढकी छुपी बात नहीं, वाज़े तौर पर ये कह चुकी है, वज़ीर आज़म हो या वज़ीर ख़जाना हो, कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, यानी हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमसे किसी रिलीफ की या हमसे किसी बड़े फैसले की या किसी ड्रास्टिक मेजर की उम्मीद ना रखी जाए। कुछ ही देर कबल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से भी एक फिस्कल रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट जारी हुई। इसके अंदर पाकिस्तान को दरपेश फिस्कल साइड के ऊपर जो मुख्तलिफ रिस्क मौजूद हैं, जिसके अंदर एनवायरमेंटल रिस्क हैं, जिसके अंदर मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क हैं, इसके साथ साथ खास तौर पर स्टेट और एंटरप्राइजेस का जिक्र मैं करना चाहूंगा, जिनके बारे में बताया गया कि उनकी जो टोटल आउटस्टैंडिंग स्टॉक ऑफ लोन्स है और जो उनका गारंटीज हैं, सॉवरेन गारंटीज, वो तकरीबन जीडीपी का 9.7% तक पहुंच चुके हैं, जबकि पाकिस्तान का जो टोटल पब्लिक प्राइवेट जो टोटल डेट है वो तकरीबन 78.4% ऑफ जीडीपी तक पहुंच चुका है। तो ये बहुत बड़ी शरह जिसे कहा जाए जीडीपी के तनासुब से जो वेट है उसका डेट का, वो बढ़ता हुआ नजर आया। जबकि जो माहाना सीपीआई या इन्फ्लेशन के नंबर्स आए हैं वो अराउंड 27% आए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जब महंगाई ऑलरेडी बिजली के बिल से आवाम सताए हुए थे, आज ताजिर हड़ताल कर रहे थे, वहीं पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया और डॉलर आज कदरे मुस्तहकम, लेकिन हमने देखा है मुसलसल गिरावट का सिलसिला जब से निगरान हुकूमत आई है ये जारी है। डॉक्टर आबिद सौरी साहब माहिर मईशत हैं, डायरेक्टर हैं एसडीपी, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर जमील अहमद साहब साबिक सफ़ीर हैं और हमारे साथ अजीज़ निशर साहब मौजूद होंगे माहिर मईशत। आबिद सौरी साहब, आप फरमाइएगा पहले कि ये जो हम अफगानिस्तान के हवाले से फैसला हुआ है जो रिपोर्टेड है कैबिनेट कमेटी ने और इकोनॉमिक रिवाइवल ने, क्या ये दुरुस्त सिमत फैसला है या इसका मजीद नुकसान होगा हमें करेंसी के हवाले से? मेरा ख्याल है कि इस फैसले पे नजरसानी की जानी चाहिए, चूंकि जो पाक बीज आपने जो बताए जो रिपोर्टेडली अफगान शहरियों के पास हैं, जिससे वो यहाँ पे डॉलर खरीदते हैं, वो तो एक चीज़ है। उसके बाद इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो तकरीबन
15,000 अफगानी बाशिंदे जो हैं वो रोज़ाना ट्रैवल परमिट की बुनियाद पे पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाते हैं और लीगली वो $1,000 तक अपने साथ ले जा सकते हैं। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर ले तो $1.5 मिलियन जो है ये तो आपका लीगली पाकिस्तान से अफगानिस्तान रोज़ाना जा सकता है, और प्लस जो इलीगल जा रहा है वो अलहदा है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि हम देखें कि जो पाकिस्तान में डॉलर की डिमांड है उसमें इंपोर्ट के लिए डिमांड जो है लेजिटिमेट डिमांड वो कितनी है, उस पे जो नेगेटिव सेंटिमेंट्स है मार्केट के जिसकी वजह से डॉलर की पैनिक बाइंग हो रही है या डॉलर की होर्डिंग हो रही है वो कितनी है। और फिर रिपोर्टेडली, और आप इसको चेक करवा सकते हैं, हमें भी कुछ रिपोर्ट्स मिली कि कराची में और मुल्क के बड़े शहरों में जो बड़े फॉरेक्स डीलर्स हैं उनके बाहर गाड़ियों में लोग जो है वो मौजूद है जो कि रुपयों के बदले डॉलर खरीदते हैं, और वो मार्केट से हवाला रेट जो नहीं 25 से 30 रुपए इंटरबैंक से ज़्यादा जो है वो ऑफर कर रहे हैं। और अगर ये चीज़ ओपनली हो रही है, और इस चीज़ का मलिक बोस्तान साहब ने भी पब्लिकली एक्नॉलेज किया है कि एक्सचेंज कंपनीज के दफातर के बाहर गाड़ियों में जो प्राइवेट लोग हैं वो इस तरीके से डॉलर खरीद रहे हैं, तो अगर ये सारा कुछ चल रहा है ओपनली तो इसका मतलब है कि वो जो डॉलर खरीदने वाले हैं उनको चेक किया जाए और फिर देखा जाए कि वो डॉलर कहाँ जा रहा है। और अगर वो वाकईतन स्मगल हो रहा है जो कि यकीनन हो रहा होगा या होर्डिंग हो रही है, तो फिर उन अनासर का कला कमा करने में कौन सी चीज जो है वो माने है। अच्छा, जो कि हमें एक्शन नहीं लेने दे रही है, ये इस पर क्रिएट किए बैठे। अच्छा, ये जो अभी आप निगरान हुकूमत की कारकर्दगी देख रहे हैं, बहुत जल्दी है इस वक्त इसको जांचना या इसको किसी हम कह के ये बुरी है, लेकिन हमें खास तौर पे माशी ग्राउंड के ऊपर एक जमूद सा, एक हम कह सकते हैं कि एक बिल्कुल खामोशी सी नजर आती है, सन्नाटा सा है। जो बीट रिपोर्टर्स हैं वो भी कहते रहे जब डॉलर मुसलसल हम देख रहे थे बढ़ रहा था रुपए के अगेंस्ट कि क्यू ब्लॉक में खामोशी है, स्टेट बैंक की तरफ से कोई ऐसा अमल नहीं है। कल ये प्रपोजल आया, इस बारे में रिपोर्टेड है कि कुछ नहीं, तो कोई मेजर्स नहीं हो रहे, एक स्टेटमेंट ही आ गई कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्या जो मेजर्स होने इनके हाथ में भी थे ये नहीं कर रहे हैं? ये क्यों नहीं कर रहे हैं? डर रहे हैं, खौफजदा हैं, हाथ बंधे हुए हैं? मसला क्या आखिरकार? ये जानबूझकर ये हो रहा है? क्या हो रहा है बशोई साहब? देखिए, इस वक्त हुकूमत जो कर सकती है वो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स कल्टीवेट कर सकती है, और मेरा ख्याल है कि कल जो निगरान वजीर आजम की मुलाकात थी एंकर पर्सन से और मीडिया के लोगों से, वो शायद उसका एक पहला कदम थी। आज एक और बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई, दफ्तर खारजा ने उसका एहतमाम किया, जो कि हमारी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के बारे में मुल्क में डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को जो मुख्तलिफ ममालिक के सफरात थे उनको उसके बारे में ब्रीफिंग जो है वो दी गई। तो शायद हुकूमत इस वक्त कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट्स कल्टीवेट करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन जब तक कंक्रीट मेजर्स नहीं लिए जाएंगे, स्पेशली इस डॉलर होल्डिंग पे और डॉलर स्मगलिंग पे, तब तक शायद इस पे कोई जो है आपको इम्पैक्ट इसका नजर नहीं आएगा। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज निगरान हुकूमत कर सकती है और गालबन करने की कोशिश कर रही होगी, वो ये है कि आए और आके बड़ा खुल के बताए कि पाकिस्तान IMF अम्ब्रेला में है। IMF अम्ब्रेला में होने का मतलब ये है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में किसी भी क्राइसिस की शक्ल में हम ऑलरेडी एक प्रोग्राम अरेंज किए बैठे हैं। हमने अपने बजट में $28 अरब जो है उसका कहा था कि वो हमारे पास उसका अरेंजमेंट मौजूद है इस रवा माली साल के लिए, और वो कब आ रहा होगा उसके बारे में बताना चाहिए मार्केट को, और अवाम को एतमाद में लेना चाहिए कि डॉलर की कोई एज सच उस तरीके से खुदा न खास्ता को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आज उसकी शॉर्टेज है तो आ भी रहा होगा। तो ये एक एतमाद साजी की फजा जो है वो निगरान हुकूमत को मेरा ख्याल है कि फ्रंट फुट पे आके उस पर खेलना चाहिए और पॉजिटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट करने चाहिए, और एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है उसको इस वक्त खत्म करना चाहिए। डॉलर डेफिसिट और रुपी डेफिसिट तो है ही, लेकिन जो सबसे ज्यादा इस वक्त हमें हॉन्ट कर रहा है वो ट्रस्ट डेफिसिट है। ट्रस्ट डेफिसिट कर रहा है। आप जमील साहब, आप क्या समझते हैं इस फैसले के ऊपर? क्योंकि ये इस मामला सिफारती भी कुछ हो जाता है कुछ हद तक। आपको क्या लगता है सिफारती सतह पर कोई लिमिटेशंस होंगी जो हम ये फैसला हमारी कमेटी नहीं कर पाई ऑन इकोनॉमिक रिवाइवल कि हम अफगानिस्तान की जो डिमांड है फॉर डॉलर्स जो पाकिस्तानी में मौजूद है, जिसका सुरेश साहब कैलकुलेशन भी बता रहे हैं, तो हम इसको रोकने के लिए कोई कानूनी इकदाम क्यों नहीं उठा पा रहे? जमील साहब, क्या वजह है? क्या हमें कोई कदगने हैं, कोई लिमिटेशंस हैं? क्या वजह है जमील साहब? पहली बात तो एक चीज मैं बयान करना चाहूंगा कि
इस वक्त पाकिस्तान में बहुत गैर मामूली हालात हैं और गैर मामूली हालात में बड़े गैर मामूली फैसलों की जरूरत है जो कि नजर नहीं आ रहे हैं। ये सारे के सारे फैसले 16 मेंबर कमेटी और बाकी वजीर खजाना और बाकी अफराद लोग जो हैं अच्छे थ्योरेटिकल फैसले कर रहे हैं। हमें फैसले ऐसे देखने चाहिए या करने चाहिए जो कि ग्रास रूट लेवल पर फौरन जो समझ आ जाए लोगों को, जिसका थोड़ा बहुत असर महसूस होना शुरू हो जाए नफ्सियाती तौर पर और माशी तौर पर। अब आ जाते हैं आपकी बात पर, जहां तक सफारती मामलात का ताल्लुक है, इंटरनेशनल कानून कहीं भी आपको नहीं रोकता कि आप अपने मुल्क में अपने कानून नाफिज करें। आपके पास डॉलर स्मगलिंग का कानून है, आपके पास डॉलर होर्डिंग का कानून है, आपके पास टैक्स चोरी का कानून है। तो ये तमाम चीजें हैं, मामला सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का है, लेकिन इसको एक जाविये से नहीं देखा जा सकता। सुलहरी साहब ने अच्छी बात की है कि ट्रस्ट डेफिसिट इस वक्त सबसे बड़ा मसला है और आपने जिक्र किया इस वक्त जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट काउंसिल है उसे भी, चाहे वो जितने भी डिप्लोमेट्स को बुला लें, लेकिन ये टॉप डाउन बॉटम अप अप्रोच जब तक नहीं होगा, यानी ग्रास रूट लेवल पर भी ट्रस्ट को बढ़ाना होगा। एक तरफ तो लोग सड़कों पर आ गए हैं, एक तरफ लोगों की चीखें निकल गई हैं और खुदा ना खास्ता आगे जाके लोग मरने और मारने पर ना आ जाए। जो हालात, जिस हालात से हम गुजर रहे हैं, तो लिहाजा उसके लिए करना क्या चाहिए? 3-4 चीजें। मैं तो ग्रास रूट लेवल का आदमी हूं, जो कि मैंने नशेबो फराज अपने मुल्क के आज भी देख रहा हूं और हमेशा से देखता आया हूं। मैं चंद चीजें गिनवा देता हूं और माहिर माशियात यहां बैठे हुए हैं कि हमें आज डॉलर चाहिए। ठीक है, जो स्मगलिंग हो रही है पहले भी होती थी, हमें चाहिए कि उसको इम्प्लीमेंट करके इतना रोक सकते हैं रोक ले, लेकिन हम इस ख्वाब ख्याली में रहे कि जीरो कर देंगे अफगानिस्तान में डॉलर की स्मगलिंग, तो ये ख्वाब ख्याली होगी, क्योंकि हमारा 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है और इस वक्त हमारे उस बॉर्डर में जो फेंस लगे हुए हैं उससे भी लोग ब्रीच करके आ जाते हैं। और वैसे तो आपको ऑफिशियली तो बता ही दिया गया है। तो हमें इस वक्त थ्योरी से हटकर प्रैक्टिकल करना क्या चाहिए? प्रैक्टिकली देखें, जो अगले हफ्ते से आपको डॉलर चाहिए, जो आज से आपको डॉलर चाहिए, आपको जो अरबों रुपए जो दे के गई है पिछली हुकूमत 16 महीनों में अपने केसेस माफ करवा के, और जाते जाते सेनेटर्स को और एमएनएस को अरबों रुपए दे के चले गए हैं डेवलपमेंट फंड, और कि भाई जाओ अपने मौज मेला करो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, जितने बच गए फौरन वापस मंगाए फौरन, ताकि वो खजाने में आए, लोगों को रिलीफ मिले। और ये बार बार जो है इतना लोगों पर बोझ जो डाला जा रहा है, जो आपने अभी बताया है, अभी 305 रुपए पेट्रोल और 14 रुपए 91 पैसे अचानक बढ़ जाना, चीनी 190 रुपए, ओपन मार्केट में आपको डॉलर मिल ही नहीं रहा है, आपने सुन ही लिया। तो ये तमाम चीजों का असर आईएमएफ पर तो जाहिर है चुलारी साहब और बाकी लोग जरूर बात कर लेंगे, लेकिन आईएमएफ को चाहिए कि आपने अगले 3 सालों में 75 बिलियन डॉलर कहां से पैदा करके देने हैं, तो सुन लीजिए कैसे देने हैं। और उसमें 25 बिलियन डॉलर या 28 बिलियन डॉलर जो आपने अगले 12 महीने में इस फिस्कल में देना है, वो कहां से देना है, तो सुन लीजिए। देखिए, मैंने आपसे कहा कि गैर मामूली मामलात, हालात में गैर मामूली फैसले आप कराची में से शो कर रहे हैं इस वक्त बैठ के। ज़ैनब मार्केट आपने देखा है, ज़ैनब मार्केट मैं जब सफीर था तो मैंने टी टैप का गर्दन दबा के मैंने कहा था सिंगल कंट्री एग्जीबिशन में लीबिया में करता हूं, और लीबिया में उस वक्त सिर्फ 68,000 का डॉलर का वो था, एक्सपोर्ट था, पाकिस्तान से ट्रेड था। बाद में वो मिलियंस के हिसाब से हो गया। किस तरह कि हमने इन छोटे छोटे ताजरों को कहा भाई अपने अपने कंटेनर उठाओ, इधर आ जाओ, डॉलर कमाओ, वापस ले जाओ। इस वक्त जितने सफारत खाने हमारे मौजूद हैं जहां जहां दुनिया में हैं, क्रिसमस आ रहा है, इनको हम सिंगल कंट्रीब्यूशन अपने अपने सफारत खानों और एम्बेसडर्स के घरों पर बड़े बड़े लॉन है, उसमें सिंगल कंट्री एग्जीबिशन करें, आज से पैसे आना शुरू हो जाएंगे। आपने ट्रस्ट की बात की, मैं सफीर था यूएई में, मैंने 1.2 बिलियन वहां से रिमिटेंस जारी थी। जब मैंने चार्ज छोड़ा है तो 3.3 बिलियन रिमिटेंस हो गई है, और उसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं था। लोगों को इज्जत दी है, लोगों को सर्टिफिकेट दिया है, लोगों को सनद दी है। के साथ जब सब एक बात, क्योंकि ये जो जैसे आपने कहा कि डेफिनेटली एक है कि हमें अपने जो मेड इन पाकिस्तान जो प्रोडक्ट्स हैं और खासतौर पे जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए एक्सपोर्ट की। लेकिन सर इस वक्त जो हालात हैं, आज आपने देखा है हड़ताल की हुई है ताजरों ने, कराची चेंबर सपोर्ट कर रहा था स्ट्राइक,
अच्छा, एक ब्रेक हमें लेनी है, इस ब्रेक के बाद हम आते हैं। तो जो हालात हैं वो मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट नहीं कर रहे, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में डिक्लाइन है, ओवरऑल इंडस्ट्रियल ग्रोथ में डिक्लाइन है। ऐसी सूरत हाल में एक्सपोर्ट यानी लोकल इंडस्ट्री की डिमांड्स केटर नहीं हो रही है, तो एक्सपोर्ट हम कैसे कर सकते हैं? ये बहुत से अहम सवाल इस ब्रेक के हमारे साथ रहे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में अहम तरीन आपके साथ मामला डिस्कस कर रहे हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक रिवाइवल का इजलास हुआ। इस इजलास के अंदर फैसला ये होना चाहिए था कि अफगानिस्तान की जो बाइंग आ रही है डॉलर की, इस पर फौरी तौर पर रोका जाए। तमाम कवानीन की मौजूदगी बावजूद स्मगलिंग के खिलाफ कुछ भी नहीं हो रहा, और खास तौर पर अफगानिस्तान से जो डिमांड आ रही है उसको रोकने के लिए भी इस कमेटी में कोई फैसला नहीं हुआ। तहा लग क्यों रहा है कि जो निगरान काबीना है वो सिर्फ देख रही है कि क्या हो रहा है। साफ वजारत खजाना कह चुकी है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, और बेबसी का जो इजहार हो रहा है इससे एक ट्रस्ट डेफिसिट या एक क्लाइमेट ऑफ डिस्करेजमेंट, जिसे आप कहा जाए एक एनवायरनमेंट बन रहा है डिस्करेजमेंट का, जिससे लोगों में और ज्यादा इस पर जो उनके हौसले गिर रहे हैं, और जिसका इंपैक्ट पाकिस्तानी रुपए पर और स्टॉक मार्केट पर, दीगर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर आना भरपूर तरीके से शुरू हो चुका है। एक रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट जो वजारत खजाना ने कुछ देर कबल ही जारी की है, उसमें पाकिस्तान के कर्जा जात का जिक्र किया गया है। इसमें बताया गया कि पाकिस्तान में जो पब्लिकली गारंटी डेट है स्टॉक, वो तकरीबन 78.4% ऑफ जीडीपी पहुंच चुका है, जिसमें एक्सटर्नल डेट जो आपका मेनली करेंसी रिस्क को आइडेंटिफाई जिसको कहा गया है, वो बढ़कर 37% हो चुका है और ऑफ द टोटल पब्लिक डेट। और इसके अलावा द फिक्स रेट डेट पोर्टफोलियो हैज डिक्रीज्ड इन रीसेंट ईयर्स एंड करंटली स्टैंड एट ओनली 26%। इंक्रीजिंग रीफाइनेंसिंग रिस्क का जिक्र हुआ है, और ये कहा गया जी कि द एवरेज टाइम टू मैच्योरिटी ऑफ डोमेस्टिक डेट वाज 3.6 ईयर्स, यानी 3.5 साल के अंदर डोमेस्टिक डेट को मैच्योर होना था। यहाँ पर स्टेट और एंटरप्राइज का तस्करा भी हुआ है, सर्कुलर डेट का जिक्र भी किया है। ये तमाम खतरात हैं पाकिस्तान की फिस्कल साइट के ऊपर, जो पाकिस्तान की फिस्कल साइट को डैमेज कर सकते हैं। इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी गिने गए। डॉक्टर आबिद सुरी साहब, इमीडिएट फौरी इनसाइजर्स क्या हो सकते हैं? डॉक्टर जमील साहब बड़ी खूबी से बयान कर रहे थे कुछ मेजर्स, आपके नजदीक रिकमेंडेशंस क्या हैं? क्या SIFC इज वन ऑफ दोस प्लेटफॉर्म, या कोई और एवेन्यूज आपको लगता है डॉक्टर आबिद सुरी साहब जहां से हम फौरी तौर पर हम निकल सकते हैं इस बुरान से? देखिए, SIFC जो है वो एक प्लेटफॉर्म तो है, लेकिन कोई भी MOU इन्वेस्टमेंट का वो उतना मौसर होता है जितना उसको फॉलो अप किया जाए, और जाहिर है कि उसके साथ दूसरी बहुत सी प्रीरिक्विजिट्स भी होती हैं, जिसमें आपकी जो पॉलिटिको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पॉलिटिकल इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, इस तरह की किसी भी चीज़ को मटीरियलाइज करने के लिए। तो वो तो अपनी जगह है, यानी उसमें कोई दो राय नहीं कि SIFC एक इम्पॉर्टेंट फोरम है, और यकीनन अगर उस पर फॉलोअप किया जाए तो वो आपको एक फ्रूट मिलेगा उससे। लेकिन जो फौरी तौर पर करने की जरूरत है वो है कि आवाम जो है, जो पहले बिजली के नरखों से सताए हुए थे, अब वो पेट्रोल की जो है रेट्स उसकी वजह से बिलबिला उठे हैं। और अगेन हमें देखना है कि हम IMF के साथ क्या निगोशिएट कर पाते हैं। अब IMF के साथ निगोशिएशन करने के लिए या IMF से रिलीफ मांगने के लिए उनको बताना होगा कि अगर फॉर एग्जांपल टारगेटेड सब्सिडी दी जाती है पेट्रोल पे या डीजल पे, तो वो रकम कहाँ से आएगी, और वो रकम लाने का इस वक्त जो बेहतरीन तरीका है शॉर्ट टर्म में, वो आपको अपनी तरक्याती स्कीम्स को रिव्यू करना होगा, PSGP और जो सूबाई एनुअल डेवलपमेंट प्लान्स हैं। और हमने बजट की ट्रांसमिशन में आपके साथ डिस्कस किया था कि पंजाब का वो जो 6 महीने का तरक्याती प्लान था, वो अगर उसको 1 साल पे ले जाए तो वफाक के बराबर जा बनता था। तो हमें वहाँ पे ब्रिक एंड मोटर प्रोजेक्ट, यानी मैं हेल्थ का या एजुकेशन का या एग्रीकल्चर फूड सिक्योरिटी के प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहा, मैं ब्रिक एंड मोटर सड़कें, पुल, इमारतें, बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी जो बाकी स्कीम्स हैं उनको फिलहाल स्लैश करें, और वहाँ से आप रेवेन्यू जो है वो IMF को बताएं कि जी ये हम सब्सिडी में दे रहे होंगे। और आपके इस प्रोग्राम में 12 जो मैंने पिछली 2 हुकूमतों को सजेस्ट किया था टारगेटेड सब्सिडी, के आपकी 2 व्हीलर 3 व्हीलर वो सबके सब
उनका डाटा एक्साइज डिपार्टमेंट में किसी न किसी CNIC के अगेंस्ट मौजूद होता है, उस CNIC को आप बिस्प के NSCR प्रोग्राम में जाके देख लें कि उसका पॉवर्टी स्कोर कार्ड क्या है, और अगर वो एलिजिबल है, उस थ्रेशोल्ड पे आता है, तो उनको उनके रजिस्टर्ड टेलीफोन की मदद से डायरेक्ट आप पेमेंट कर दें, जो भी आप एक महीने का उनको दे सकते हैं। और पेट्रोल की कीमत भले आप 500 रुपये लीटर पे ले जाए। यानी सबसे बड़ी नाइंसाफी इस वक्त ये है कि एक जो V8 लैंड क्रूजर है उसको भी पेट्रोल उसी रेट पे मिलता है जो एक मोटरसाइकिल वाले या एक रिक्शा वाले या एक चिंची वाले को मिल रहा है। तो जाहिर है कि उन दोनों की जो बाइंग पावर है उसको आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर हमें वाकईतन इस वक्त लोअर इनकम अर्नर और लोअर मिडिल इनकम अर्नर्स को इंसुलेट करना है इस महंगाई के इस तूफान से, तो हमें उनके लिए टारगेटेड सब्सिडीज लेके आना होगी, और IMF इसकी इजाजत देता है। IMF दो चीजें पूछेगा कि आपका फूल प्रूफ मैकेनिज्म क्या है, जो कि इस वक्त डाटा ट्रायंगुलेशन से हल हो सकता है, और आपके पास रकम कहाँ से आएगी, जो कि हमारी तरक्याती स्कीमें जो हैं, जो कि खालिसतन सियासी बुनियादों पे एलोकेट की जाती हैं अक्सर, उनको स्लैश करके आएंगी, तो वो कर दें, और आप कम से कम इस वक्त लोगों का चूल्हा ठंडा होने से बचाएं। उसके बाद मीडियम टू लॉन्ग टर्म SIFC और इस तरह की बाकी जो मंसूबे हैं वो यकीनन गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। लेकिन सवाल आज का है कि आज हम अपने सार्फिन को कैसे बचाएं इस बढ़ते हुए महंगाई के तूफान। लेकिन इसका रूम है अब शोएब साहब, क्योंकि निगरान हुकूमत तो कह रही है कि हमारे पास ज्यादा रूम नहीं है और हम ज्यादा फैसले नहीं कर सकते, तो ये उनका जो लीगल स्कोप है उसके अंदर ये ऑप्शंस, ये एवेन्यूज जो आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल हैं ये सारी चीजें? देखिए, रूम तो है कि इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठे और बैठ के सारे PSDP और जो सूबों के एनुअल तरक्याती प्रोग्राम है उनको रिव्यू कर लिया जाए। सूबों में सूबाई हुकूमतें हैं, वो अपने ADPs को रिव्यू करें, वफाक में वफाकी हुकूमत उसको रिव्यू करे, और जो डाउनवर्ड रिवीजन है वो तो हर वक्त हर हुकूमत कर सकती है। और सबसे बड़ा जवाब जो इस वक्त डाउनवर्ड रिवीजन का वो यही है कि वहां से हम अपना रेवेन्यू जो है वो बचा रहे होंगे, और उस रेवेन्यू को हम टारगेटेड सब्सिडीज में वहां पे हम इस्तेमाल कर रहे होंगे। सही। अच्छा, ये तो आप जो खास तौर पे सब्सिडीज, टारगेटेड सब्सिडीज के आपने जिक्र किया है, एक्सपेंडिचर साइड के ऊपर जो हम कहा जा रहा है कि हमारा जो हजम है अखराजात का, और खास तौर पे जो हम रेंट सीकिंग सेक्टर्स हैं वो, और साथ साथ जो अशराफिया है या जो सरकारी ब्यूरोक्रेसी है, जो हायर ग्रेड ऑफिसर्स हैं, मुफ्त बिजली से लेकर दीगर मराहत हैं, पेंशन हैं, तो यहाँ पर इसको किस तरह कर्टेल डाउन या रेशनलाइज किया जाए एक्सपेंडिचर स्ट्रक्चर को, क्योंकि हर गवर्नमेंट आती है, बात करती है, करती कुछ नहीं है इस पर शोएब साहब। देखिए, ये इकोनॉमिक जस्टिस जो है ये तो हफीज पाशा साहब की जो 2 साल पहले नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट थी लीड कैप्चर पे, वो आंखें खोलने के लिए काफी है और वैलिड है, और बदकिस्मती से शायद वो आने वाले कई सालों तक वैलिड रहेगी जो उसमें हकायक बयान किए गए हैं। और अगर आज हम ये लीड कैप्चर नहीं रोकेंगे तो फिर कब रोकेंगे? यानी इस वक्त आप एक ऐसे मुकाम पे पहुंच रहे हैं यहाँ पे के लोगों के सेंटिमेंट्स जो हैं उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता चला जा रहा है। तो ये जो मैं आप PSDP को स्लैश करें, आप ADP को स्लैश करें, या नहीं और आप तबका इशराफिया की जो मुराद हैं उनको कर्टेल करें, तो ये वो चीजें हैं जो कि आपके एक्सपेंडिचर्स को कम करेंगी, और वहीं से फिर आप अपना रेवेन्यू जो है वो बचाया हुआ, यानी वो आपको 2 तरह का क्वेश्चन मिलेगा। एक क्वेश्चन ये मिलेगा कि आप अपने लेवीज या अपने टैक्सेस जो है वो रिड्यूस कर सकेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस। दूसरा आपको जो उसमें क्वेश्चन मिलेगा कि उसमें से बचाया गया कुछ रेवेन्यू जो है, यानी अगर टैक्सेस आप नहीं भी कर्टेल कर पा रहे हैं तो वो जो रेवेन्यू जो था, जो उन स्कीमों के लिए लगना था, वो आप टारगेटेड सब्सिडीज में दे रहे हैं। तो ये एक साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है कि किस तरीके से आज भी IMF के दायरा कार में रहते हुए आप अवामी रिलीफ दे सकते हैं। लेकिन सुरेश साहब ये बताते हैं कि डॉलर अब जिस तरह ऊपर जा रहा है, आज इंटरबैंक में 305 पर था, तो और ओपन मार्केट में 320 से भी ऊपर शायद क्रॉस कर चुका है, जो ग्रे मार्केट है उसमें 330 के अराउंड। तो ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी का भी तो एक मसला है, डॉलर इनफ्लोज नहीं है, और ये तो आप जो मेजर्स बता रहे हैं डोमेस्टिक सतह पर फिस्कल साइड के लिए अच्छे हैं। एक्सटर्नली जब तक डॉलर्स नहीं आएंगे तो आपका रुपी डॉलर पैरिटी नहीं इंप्रूव होगी, तो उसका इंपैक्ट एनर्जी प्राइसेस पर, पेट्रोल पर, तो वो भी तो है। वो इनफ्लोज फौरी तौर पे कहां से आए? देखिए, डॉलर के लिए जैसा कि मैंने आपको कहा कि पहली चीज तो एतमाद जो है उसकी फजा दोबारा बहाल करनी है। हमें लोगों को बताना है कि IMF प्रोग्राम का जो एक ही तो फायदा है जिसके लिए हम इसमें बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान खुदा न खासा डिफॉल्ट नहीं करेगा, डॉलर का कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं। इस वक्त आपकी
जो इंपोर्ट और स्मगलिंग के बाद जो तीसरा बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से रोजाना मार्केट में रेट बढ़ रहा है वो पैनिक बाइंग है और होल्डिंग है। लोगों ने डॉलर को जखीरा करना शुरू कर दिया है, लोगों ने पैनिक में आके डॉलर को बाई करना शुरू कर दिया है। तो अगर या एक्सपोर्टर्स जो हैं वो मैक्सिमम इस वक्त अपनी लिमिट इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनको दी जाती है मुल्क के अंदर जो अपनी एक्सपोर्ट प्रोसीड को वापस लाने की, कि हो सकता है कि 2 महीने बाद या 120 दिनों के बाद डॉलर का रेट मजीद बढ़ चुका हो, तो पहले तो उस एतमाद को बहाल करें। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है वो हमें इस वक्त थोड़े से पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के लिए एक जो 9 और 10 सितंबर को जो G20 हो रही है दिल्ली में, और हम देखेंगे कि वहाँ पे तकरीबन तमाम आलमी ताकतों के सरबराह जो हैं वो वहाँ पे मौजूद होंगे। चाइना के वज़ीर आज़म वहाँ पे होंगे, सऊदी क्राउन प्रिंस के वहाँ पे जो कंफर्मेशन है, और उसके अलावा बाकी तमाम जो बड़ी ताकतें। अब क्या हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हम कितना स्विंग कर सकते हैं उनमें से कुछ विजिटर्स को कि वो जाते हुए या दिल्ली से वापस आते हुए पाकिस्तान में ब्रेक करें, और यहाँ पे आके ये जो SIFC से बात शुरू हुई थी ये तब आगे उनमें से कुछ हाई लेवल पर्सनालिटीज यहाँ पे अगेन कुछ पॉजिटिव सेंटीमेंट्स यहाँ पे जो डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल खरीदना था उस पे बात कुछ आगे बढ़ी चाहिए। डॉक्टर जमील साहब आपकी इस पे राय जानना चाहेंगे। एग्रेसिव डिप्लोमेसी की आप भी बात कर रहे थे फॉर एक्सपोर्ट्स, आप इस पर कुछ ऐड ऑन प्लीज करना चाहेंगे, इमीडिएट सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए डॉक्टर जमील साहब? जी हाँ, देखिए मैं यही बता रहा था कि इससे पहले के अलावा फट पड़े जो आपको सड़कों पर लोग नजर आ रहे हैं और जिनकी पेट की आग बढ़ती जा रही है, जो अपने बच्चों को स्कूलों से निकालकर खुराक खरीद रहे हैं, जो अपना इलाज मुअत्तल कर रहे हैं, इसकी सेंसिटिविटी को समझना बड़ा जरूरी है। तो जो हमारे अशराफियां हैं वो इसको रियलाइज जब तक नहीं करेंगे उस वक्त तक ना एग्रेसिव डिप्लोमेसी हो सकेगी, ना SIFC के हम सम्राट हासिल कर सकेंगे। और मैंने आपको 3 पहलू बता दिए, 2-3 पहलू और बता देता हूं। मैं दोबारा इसको बताना चाहता हूं कि आपको जो इस वक्त क्वेश्चन आपके पास टाइम का है वो बहुत कम है, क्योंकि जब भंवर में कश्ती फंस जाए तो निकलना बड़ी मुश्किल होती है। उस किश्ती को भंवर में फंसने से बचाने के लिए जो 3 मैं इकदाम बता चुका हूं, मजीद 3 बता रहा हूं। आपके सुनने वाले और यहाँ माहिर माशियात बैठे हुए हैं, वो इस पर तबसरा बेशक करके बता दें कि आपको अगले हफ्ते में क्या चाहिए। आपको कौन रोकता है कि आप सनसेट से लेके सनराइज से लेके सनसेट तक आप मार्केटें बंद करवा दें? 4 बिलियन आपके बच जाएंगे इसमें पूरे साल के, आपके कल से पैसे बचने शुरू हो जाएंगे फ्यूल के। कौन आपको रोकता है कि आप वो एतमाद जो कि पहले कई जगहों पर बहाल हो चुका है रेमिटेंस के हवाले से, आप वो उनको मुराद जो पहले जिसको हम आजमा चुके हैं आप कर लें। कौन आपको रोकता है कि आप पैरिटी लोन देने से जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनको रोक लें? वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आज बेनकाब में माशी और सिफारती लिहाज से पाकिस्तान के संगीन माशी मसाइल का हल ढूंढने की कोशिश करी, खासतौर पे अफगानिस्तान से करेंसी की डिमांड और पाकिस्तान में जो रिसेंट फैसला निगरां गवर्नमेंट की तरफ से हुआ इस पर डिटेल में डिस्कशन हुआ। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। ये सारे एड्रेस फ्लैश करना देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।